दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंटिन्यूअसली विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सभी लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। आप लोगों के लिए मैंने जो है अभी आरएएस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और एलडीसी, लैब असिस्टेंट, ग्राम सेवक, पटवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सभी भर्तियों को देखते हुए आप लोगों के लिए शून्य से गुरु शिखर बैच की शुरुआत करी थी, जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों के लिए पहले राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे, साइंस एंड टेक यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और आपके लिए मैथ्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। इसके बीच में हम लोगों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पढ़ना स्टार्ट किया था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत मैं आप लोगों को 3 क्लासेस अभी प्रोवाइड करवा चुका हूं, जिसके अंदर हमने अंतरिक्ष अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है, कार्बन रेखा क्या होती है, उपग्रह क्या होते हैं, उपग्रहों के जो भाग है ट्रांसपॉन्डर, तरल ईंधन या ठोस ईंधन, मोटर, इलेक्ट्रिक जो उसमें सर्किट लगा होता है, कंप्यूटर, पेलोड यानी नीति भार, कक्षाओं के बारे में बताया मैंने। उपग्रहों की जो अलग अलग कक्षाएं हैं, जैसे कक्षाओं के प्रकार भी अलग अलग है, खगोलीय पिंड के आधार पर अलग थे, झुका ऊंचाई के आधार पर अलग थे, झुकाव कोण और आकृति के आधार पर मैंने बताए थे। इस प्रकार से अपन ने सभी क्लासें पढ़ने पे मतलब सभी ऑर्बिट्स या सभी कक्षाएं पढ़ने के बाद में मैंने आप लोगों को कुछ विशेष 3 कक्षाएं और बताई थी, जिसमें पहली थी भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा, जो कि आपके 2 स्टेशनों के मध्य की एक स्टेशन कह सकते हैं आप, ठीक है, जीटीओ, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, इसके बारे में समझाया था। इसके बाद में हॉर्डमन स्थानांतरण कक्षा, जिसमें आपको मैंने बताया था कि यह एक दीर्घवृत्ताकार पथ होता है और इसे अपन नाम क्या देते हैं, हॉर्डमन स्थानांतरण कक्षा। फिर मैंने बताया था कि एक जंक या डिस्पोजल कक्षा भी होती है, जिसका नाम होता है ग्रेवियार्ड कक्षा, जिसके अंतर्गत अंतरिक्ष का जो कचरा है उसको जो है यहाँ पर शिफ्ट किया जाता है। इसके बाद में अपन ने बात करी थी प्रणोदक के बारे में, यानी प्रोपेलेंट्स जो होते हैं उनके बारे में, और मैंने बताया था कि प्रोपेलेंट जो है उसका काम क्या होता है कि जो आपका रॉकेट है, जो आपका प्रक्षेपण यान है, उसको आगे की ओर बढ़ाना। क्योंकि जो प्रोपेलेंट है इसका मतलब मैं मीनिंग भी समझाऊंगा कि प्रोप का मतलब क्या होता है, पेलेंट का मतलब क्या होता है, लेकिन इसको अपन पढ़ेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी में, यानी रक्षा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत मैं इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करूंगा। फिर मैंने बताया था कि आपके प्रोपेलेंट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस प्रणोदक, द्रव प्रणोदक और क्रायोजेनिक चरण, जो भी हाल ही में डेवलप हुए हैं, या आप कह सकते हैं कि अभी जो है इनका डेवलपमेंट हो रहा है। तो ठोस प्रणोदक में बताया था ईंधन कौन सा लगता है, HTBP, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, और ऑक्सीकारक कौन सा था, अमोनियम परक्लोरेट। इसके बाद में द्रव प्रणोदक के बारे में बताया था, जिसमें 2 चरण थे, निम्न चरण और ऊपरी चरण। निम्न चरण में ईंधन कौन सा था, असम्मित डाइमेथिल हाइड्रोजन, और ऑक्सीकारक कौन सा था, नाइट्रोजन परऑक्साइड। जबकि दूसरे में यानी ऊपरी चरण के अंदर ईंधन था मोनो मैथिल हाइड्रोजन MMH, और ऑक्सीकारक कौन सा था, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। क्रायोजेनिक चरण, जिसे अपन हिंदी में शुद्ध तुषार जनिक भी कहते हैं, और जिसमें ईंधन होता है द्रव हाइड्रोजन और ऑक्सीकारक होता है द्रव ऑक्सीजन। मैंने बताया था दोनों का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। हाइड्रोजन का होता है -253 डिग्री सेल्सियस और ऑक्सीजन का होता है -183 डिग्री सेल्सियस। और ये भी बताया था कि ये जो है बहुत ही निम्न ताप पर काम करता है, इसलिए आप इसे निम्न तापी इंजन भी कह सकते हो। इसके बाद में भारत ऐसा छठा देश है जिसने क्रायोजेनिक चरण के जो है आपके इंजन डेवलप किए हैं, ठीक है। भारत के अंदर जो भी डेवलप हुआ है वो है CE-20 और CE-7.5, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो क्रायोजेनिक चरण 20 टन वाला है, क्योंकि इसके अंदर CE का मतलब है क्रायोजेनिक इंजन, और बीच में जो आपके जो संख्या आ रही है 7.5 20, ये है टन, इसके अंदर कितने टन ईंधन जा रहा है। तो CE-20 जो है वो विश्व का अब तक का सबसे शक्तिशाली इंजन माना जा रहा है, ठीक है। और 2014 में इनका जो है सफल परीक्षण भी कर लिया गया। इसके बाद में मैंने इसकी चुनौतियां बताई थी और लाभ बताए थे। इस प्रकार से अपन ने अभी तक जो पढ़ा है 3 क्लासेस के अंदर, वो मैंने आपके सामने पूरा एक बार रिवाइज करवा दिया है। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं उपग्रहों के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स के बारे में बात करेंगे। और टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है,
क्योंकि जब भी आपका कोई सैटेलाइट छोड़ा जाता है तो वो किसी न किसी एक विशेष पर्पस को लेकर के छोड़ा जाता है। हो सकता है वो किसी कम्युनिकेशन में काम आने वाला हो सकता है किसी मौसम के लिए भेजा जा रहा हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर चक्रवात आपके ये हो सकता है तूफान, आपके भूकंप इनके लिए भेजा जा रहा हो। तो कोई न कोई एक विशेष पर्पस होता है, ठीक है? इसलिए हम उपग्रहों को मेनली 4 भागों में बाँटते हैं और इन 4 भागों के अंतर्गत ही जो है उपग्रहों को डाला गया है। तो सबसे पहले जो उपग्रह आते हैं, वे आते हैं सुदूर संवेदी उपग्रह। कौन से उपग्रह आते हैं? सुदूर संवेदी उपग्रह, जिन्हें हम कहते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, और ये आपके जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस में भी मेंशन है, ठीक है? तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के बारे में जूनियर अकाउंटेंट के अगर कोई कैंडिडेट देख रहा है तो उसके लिए भी बेनिफिट रहेगा। इसके बाद में संचार उपग्रह यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, इसके बाद में नौवहन उपग्रह नेविगेशन सैटेलाइट, इसके बाद में चौथे हैं अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह स्पेस एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट, ठीक है? तो सुदूर संवेदी उपग्रह, संचार उपग्रह, नौवहन उपग्रह और अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह, इनकी चारों की अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल के लिए या आपकी थोड़ी सी समझ विकसित करने के लिए इनके नाम के आधार पर ही बता देता हूं कि सुदूर संवेदी उपग्रह वह होते हैं जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कहलाए, यानी कि रिमोट के जरिए काम कर सके, या ये कह सकते हैं कि जी ऐसे सैटेलाइट्स जो किसी चीज को बिना टच किए भी अपना संदेश, अपनी सूचना प्राप्त कर सके, ठीक है? संचार उपग्रह क्या काम आते हैं? तो संचार उपग्रह जो है दो व्यक्तियों के बीच में जो बहुत दूर दूर दूरी पर बैठे हैं, हो सकता है कि कोई दुबई में बैठा हो और कोई भारत के किसी राजस्थान के अंदर जैसलमेर के छोटे से गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी दुबई के व्यक्ति से बात कर पाता है, तो वो केवल और केवल कम्युनिकेशन सैटेलाइट से बात हो पाती है। अदरवाइज जो है कोई और सैटेलाइट्स पॉसिबल नहीं है, मतलब आप जो है और कोई जरिया इसके लिए पॉसिबल नहीं है। आप जो आपकी गर्लफ्रेंड से, अपनी वाइफ से, अपनी बहन से, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाई से बात करते हैं, वो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के माध्यम से ही आप बात कर पाते हैं, ठीक है? समझ में आ गई बात? हाँ, गर्लफ्रेंड का नाम आते याद आ गए तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, क्या है आए आधे फोन करने में चले जाना, वीडियो पूरा देख के फिर बात करना, क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद में गर्लफ्रेंड आपकी वाइफ भी बन सकती है अगर आप सक्सेसफुल है तो। नौवहन उपग्रह, तो नेविगेशन सैटेलाइट, ये जो है आपके काम आते हैं आपको नेविगेट करने के लिए। नेविगेट करने का मतलब है आपको दिशा दिखाने के लिए, आपको अपने लक्ष्य तक भेजने के लिए। जैसे आप अगर जो है मुंबई जैसे शहर के अंदर चले गए और वहां जाकर के ढूंढ रहे हैं कि भाई साहब जो है धर्मेंद्र पाजी कहाँ रहते हैं सलमान पाजी कहाँ रहते हैं, हमारे शाहरुख खान जी कहाँ रहते हैं, हमारे इस कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, तो कोई वो बताने वाला नहीं है आपको। आपको फिर क्या करना होगा, गूगल पर आप जीपीएस ऑन करेंगे और जीपीएस में आप लिखेंगे। लेकिन ये जीपीएस तो अमेरिका का है, हमारे भारत का भी इसके अंतर्गत है, भारत का है नाविक। हालांकि वो जो है पूरे वर्ल्ड को कवर नहीं करता, इसलिए हमारे जनरल यूज में नहीं आ रहा है वो, ठीक है? तो वो जो आपको नेविगेट कर रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? नौवहन उपग्रहों की वजह से। इसके बाद में अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह, तो भाई आप ये सभी कर पा रहे हो, उपग्रह वगैरह छोड़ रहे हो, लेकिन अगर हमें और ज्यादा स्पेस के बारे में पता लगाना है तो इसके लिए हमें और भी जो है अंतरिक्ष में कुछ उपग्रह छोड़ने होंगे जो हमें अंतरिक्ष की जानकारी पृथ्वी पर बैठे बैठे दे, और हम क्या कर सकें, तो हम जो है उसके बारे में जानकारी रखें। तो जो अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह हैं यानी कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट्स हैं, वो क्या करते हैं बेसिकली कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट्स जो है हमारे को स्पेस के बारे में और वहां की रिसर्च करने के लिए और भी कुछ जानकारियां हमारे तक पहुंचाते हैं। जैसे हमने मंगल ग्रह के लिए जो सैटेलाइट छोड़ा है वो एक स्पेस एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट ही है। क्यों? क्योंकि उससे ना तो हम कम्युनिकेट करेंगे, ना हमारे वो नेविगेशन में काम आएगा, ना ही वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। वो काम क्या आ रहा है, तो वो काम आ रहा है हमारे को अनुसंधान करने के लिए, मंगल ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करने में, ठीक है? ये है 4 उपग्रहों के प्रकार। अब इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक के। तो सबसे पहला कौन सा है? सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो इसमें जो सुदूर संवेदी नंबर आ रहा है आपका, ये जो सुदूर संवेदी टर्म आ रही है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है रिमोट सेंसर। क्या? रिमोट सेंसर, यानी कि रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग होता क्या है? तो आपको बता दूं, आपने
टीवी के रिमोट से टीवी को कंट्रोल किया होगा, एसी के रिमोट से एसी को कंट्रोल किया होगा। इसके अलावा भी आजकल जो है पंखे और कूलर भी एसी वाले आ गए हैं, तो उनको भी आप सॉरी पंखे और कूलर भी आजकल जो है रिमोट वाले आ गए हैं, जो रिमोट के बटन से आप जो है उन्हें क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो रिमोट कंट्रोल कार होती है, वो सब भी इसी सुदूर संवेदी उपग्रहों की वजह से चलती है। मुझे पता है कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर अब यार इतना बड़ा, इतनी सी गाड़ी और इतने बड़े सैटेलाइट छोड़ेंगे उसके लिए। नहीं, लेकिन वो बहुत छोटा सा यूज है, बड़े बड़े यूज होते हैं इसके। तो जब किसी वस्तु के भौतिक रूप से संपर्क में आए बिना आप उससे संबंधित सूचना प्राप्त कर सकें, उसे कहते हैं सुदूर संवेदन। अब ये जो है आपका किसी भी वस्तु, दो वस्तुओं का भौतिक रूप से संपर्क में आए बिना ही अगर सूचना आप प्राप्त कर सको, तो उसे सुदूर संवेदन ही कहेंगे, रिमोट सेंसेस ही माना जाएगा। ठीक है। सुदूर संवेदन हेतु उपयोग किए गए जो उपग्रह होंगे, उनका अपन ने नाम क्या दे दिया, सुदूर संवेदी उपग्रह। ठीक है। इसके बाद में ये जो उपग्रह हैं वे सामान्यतः निम्न भू कक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही प्रक्षेपित किए जाते हैं। कहां पर प्रक्षेपित किए जाते हैं, निम्न भू कक्षा के अंदर। इनका आवर्तकाल होता है 19 से लेकर के 128 मिनट तक। कितना होता है, 19 से लेकर के 128 मिनट तक। यानी आप ये कह सकते हो कि 1.5 घंटे से लेकर के 2 घंटे से आसपास। इन उपग्रहों में विभिन्न प्रकार के कैमरे और सेंसर लगे होते हैं। जो ये आपके सुदूर संवेदी सैटेलाइट्स होते हैं, इनके अंदर अपन कई प्रकार के कैमरे सेंसर्स लगाते हैं, जो सूक्ष्म तरंगों, अवरक्त तरंगों, दृश्य तरंगों का प्रयोग करते हुए हमें जो है विभिन्न प्रकार की सूचना का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए देखें तो जैसे ओशन रंग कैमरा, यानी जो ओशियन के अंदर, जो आपके समुद्र के अंदर कैमरा आता है काम, वो होता है ओशन रंग कैमरा। फिर है आपका पेन क्रोमेटिक कैमरा। इसके बाद में है वाइल्ड फील्ड सर्वे। इसके बाद में है लाइन इमेजिंग सेल्फ स्क्रीनिंग कैमरा। तो ये जो पेन क्रोमेटिक है, पेन क्रोमेटिक का मतलब है आपके जो क्रोमेटिक, जो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्रोम का मतलब ही कलर टाइप का होता है। तो आपके 6-7 अलग अलग जो कलर होते हैं, पेन का मतलब है जो आपने पेन की स्याही देखी होगी तो उसके अंदर कुछ कलर्स दिखाई देते हैं, तो पेन क्रोमेटिक कैमरा वो होता है। इसके अलावा वाइड फील्ड सर्वे, वाइड फील्ड सर्वे का मतलब बहुत बड़े एरिया का अगर हमें सर्वे करना है, तो उसके लिए जो कैमरा लगाया जाता है उसे कहते हैं वाइल्ड फील्ड सर्वे, यानी कि बहुत बड़े एरिया का सर्वे करने के लिए। लाइन इमेजिंग सेल्फ स्क्रीनिंग कैमरा, लाइन इमेजिंग का मतलब है कि जो ऐसे लाइन के माध्यम से घूमते घूमते ऐसे लाइन बनाते हुए जो कैमरे की स्क्रीनिंग पूरी चारों तरफ से जो फोटो लेगा, उसे कहते हैं लाइन इमेजिंग स्क्रीनिंग कैमरा, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है लिस्क, LISSC। क्या, LISSC। ये याद रखना कि LISSC की फुल फॉर्म क्या है, तो लाइन इमेजिंग सेल्फ स्क्रीनिंग कैमरा। ये था आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ये तो आपने पूरा पढ़ लिया, लेकिन ये अक्सर काम कैसे करता है, ये कई बच्चों के मन में डाउट रह जाता है। तो इसको मैं जो है डायग्राम के माध्यम से आपके सामने समझाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, ये है बेसिकली अपना डायग्राम, और ये किस प्रकार से इंफॉर्मेशन आती है, कैसे जो है पूरा होता है, वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले ये रहा आपका अंतरिक्ष। ठीक है। एक सेकंड में यहाँ पर एक पीला पेन ले लेता हूँ तो दिखेगा अच्छा आपको, है ना, चमकदार दिखेगा। चलिए देखिए, ये है अपना क्या, तो ये है आपका सोर्स। ए सोर्स का मतलब है कि आपका वो सोर्स जहां से इंफॉर्मेशन आनी है। अंतरिक्ष कहेंगे अपन किसको, क्या कहेंगे, अंतरिक्ष। फिर अब क्या होता है, अंतरिक्ष से ये सूचना आती है और ये पहुंचती है एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी अपना जो वातावरण है वहां पर पहुंचती है, और वहां इसका इंटरेक्शन होता है वातावरण के साथ में, और फिर वहां से भी ये सूचना आगे आती है। आगे आते ही ये जो है भाई, जो भी आपका टारगेट है वहां पर पहुंचती है। मान लो ये मेरा घर टारगेट था भाई, मेरे घर पे नेटवर्क चाहिए था मुझे, तो वहां से नेटवर्क आया ऊपर से सैटेलाइट से, वो आया मेरे रूम तक पहुंचा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब डायरेक्ट मुझे मिल जाए, नहीं, यहाँ टारगेट पे टकराएगा और वापस क्या होता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है, और फिर उस सैटेलाइट के पास पहुंचता है, जो सेंसर सैटेलाइट है, जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, उसके पास में वो चीज पहुंचती है। ठीक है, वो इन्फॉर्म भाई नेट आपका कह सकते हैं या इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, वो पहुंचती है। फिर उसका होता है ट्रांसमिशन, कहाँ से, इस सेंसर से,
और वो पहुंचता है आपके ये जो टावर वगैरह घर पे लगे होते हैं उसके पास में। फिर वहां से ये पहुंचता है रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे आप सीपीयू कह सकते हैं। ये कोई अपने घर पे ऐसे होता है वो नहीं बता रहा हूं मैं, ये पूरा ऐसा पैटर्न चलता है आपके पूरे नेटवर्क के आने का, या आपके ऊपर से जो भी सूचना आप तक टीवी वगैरह के माध्यम से जो भी शो वगैरह आपको प्रदर्शित होते हैं ना, वो सब ऐसे ही आते हैं। ऊपर से आते हैं, एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन होता है, फिर आपके घर तक पहुंचते हैं, फिर वापस एटमॉस्फेयर में जाते हैं, फिर आपके सेंसर के पास पहुंचते हैं, फिर ट्रांसमिशन होता है, फिर टावर के पास पहुंचते हैं, फिर वहां से रिसीविंग मतलब जहां पर रिसीव होता है डाटा, और फिर उसका जो है पूरा प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। उसके बाद में वो पहुंचता है इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास में, और वो उसको क्या करता है अपनी भाषा के अंदर, अपने जो अपनी शब्द हैं उनके अंदर कन्वर्ट करके अपने को इंफॉर्मेशन देता है। तो मतलब यहां से इंफॉर्मेशन आई, ऐसे टकराई टारगेट पर, टारगेट से रिसीविंग पर गई, वहां से पूरी प्रोसेस हुई, फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम में गई, वहां से पूरा जो है बनाया जाता है कि हाँ भाई ये इंफॉर्मेशन ऐसे ऐसे प्रदर्शित करनी है, और इस प्रकार से फिर अपने पास में इंफॉर्मेशन पहुंचती है। तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट जो है सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन अपने पास पहुंच जाती है, इतना बड़ा प्रोसेस होता है, पूरे इस प्रोसेस के बाद में अपने तक इंफॉर्मेशन पहुंच पाती है। तो ये केवल एक समझाने का तरीका है कि देखो यहाँ से जहां से इंफॉर्मेशन आ रही थी वो सोर्स ये था, सूर्य अपन ने जिसको सोर्स माना है, वहां से ये ऐसे पूरा घूम करके फिर अपने पास पहुंचती है। लेकिन ये इतने कम समय में हो रहा है आज कि हमें पता भी नहीं चलता कि इतने दूर से हमारे पास में सूचना आ रही है। हकीकत है ये, ठीक है। आपके पास में बहुत दूर से अपने पास में सूचना आती है, लेकिन बहुत फास्ट पहुंचती है, इसलिए पता भी नहीं चल पाता अपन को तो कि भाई आई भी है। आज आप जब फोन करते हो तो बीच में मुश्किल से एक 30 सेकंड तक, मात्र 30 सेकंड तक जो है ये घंटी बनती है, टुर्र टुर्र, है ना, और सीधा फोन लगता है, आगे वाला बोलता है हेलो। तो वो सब जो हो रहा है वो ये इन्हीं की वजह से पहुंच पा रहे हैं अपन, उन सैटेलाइट्स की वजह से ही अपन पहुंच पा रहे हैं। ये है रिमोट सेंसिंग। आगे बात करेंगे कम्युनिकेशन सैटेलाइट, उनका भी स्ट्रक्चर यही रहता है, वो भी ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं सुदूर संवेदी के बारे में ही। तो भारत के द्वारा जो पहला सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसे अपन कह रहे हैं IRS फर्स्ट ए, क्या IRS फर्स्ट ए, 1988 में USSR की मदद से प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। IRS का मतलब क्या है? इंडियन रिवेन्यू सर्विस नहीं है जो आपके यूपीएससी से मिलेगी। इसका मतलब तो है इंडियन रिमोट सेंसिंग, और इंडियन रिमोट सेंसिंग फर्स्ट ए। ये पहला सुदूर संवेदी उपग्रह था जो 1988 के अंदर, कब, 1988 में अपन ने यूएसएसआर यानी जो आज आपका यूनाइटेड जो रशिया है वहां से, उसकी मदद से, पहले ये पूरा एक भाग हुआ करता था, अब अलग से रशिया वगैरह देश अलग अलग टूट गए, तो उस रशिया की मदद से, यूएसएसआर की मदद से अपन ने जो है उसे प्रक्षेपित किया था। इसके बाद में तो भारत के अंदर जो है अलग अलग प्रकार के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स डेवलप हुए, और भारत ने खुद के सैटेलाइट्स भी अलग अलग भेजे, और उनके अंदर जो कैमरे लगे हुए थे उनकी भी धीरे धीरे क्वालिटी चेंज की गई। सबसे जो पहले पीढ़ी के, आप इसमें जो है इस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के विकास की 3 पीढ़ियां मानी जाती है। जैसे कंप्यूटर के विकास के 5 पीढ़ियां है, वैसे ही रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के जो विकास की आप पीढ़ियां मानोगे वो कितनी है, 3 पीढ़ियां मानी गई है। तो पहली पीढ़ी जो है वो है IRS फर्स्ट ए, जो 1988 में थी, मतलब 1988 में पहला जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया वो पहली पीढ़ी। फिर उसके बाद में जस्ट 1991 में, 3 साल बाद, अपन ने IRS फर्स्ट बी भी छोड़ा था, और इन दोनों के अंदर ही लिस्क जो था अपना, वही कैमरा यूज हुआ था। कौन सा कैमरा यूज हुआ था? तो जो लिस्क कैमरा था अपना, वही यूज हुआ था। लिस्क की फुल फॉर्म आपको मैंने बता दी थी, क्या थी लिस्क की फुल फॉर्म? तो लिस्क की फुल फॉर्म आपके क्या थी, जल्दी से बोलिए, आप खुद भी बोल सकते हैं भाई, आपको कोई मना नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ, लाइन इमेजिंग सेल्फ स्क्रीनिंग कैमरा, वो सबसे पहली पीढ़ी के जो सैटेलाइट्स थे, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, उनमें यूज हुआ था। इसके बाद में जो दूसरी पीढ़ी के सैटेलाइट्स थे वो कौन से थे? तो IRS 1C 1D 1E, जो कि 1993 से लेकर 95 तक छोड़े गए। और जो IRS 1D था वो एक ऐसा पहला भारत का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स था जिसे भारत के खुद के द्वारा जो प्रक्षेपण यान बनाया गया, स्वदेशी ध्रुवीय प्रक्षेपण यान, यानी जिसे PSLV कहते हैं, उसकी मदद से प्रक्षेपित किया गया। तो भारत के अंदर भारत के खुद के प्रक्षेपण यान के द्वारा छोड़ा गया पहला जो आपका
रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है वो तो है IRS-1D। और वैसे पहला कौन सा छोड़ा गया है, तो पूरे भारत का सबसे पहला जो छोड़ा गया था वो था आपका कौन सा, तो वो था 1A, ठीक है, यानी IRS-1A, जिसे अपन ने USSR की मदद से छोड़ा था। ठीक, इसके बाद में इसमें कौन सा कैमरा था, तो उसमें लिस्क कैमरा था, इसमें पेन क्रोमेटिक कैमरा लगा हुआ था। ठीक है, इसके बाद में देखिए तीसरी पीढ़ी जो कि वर्तमान तक चली आ रही है 1996 से लेकर के, यानी कि 4 साल तो वो और 23 ये, तो 27 साल से लगातार यही तीसरी पीढ़ी चली आ रही है। और इसके माध्यम से अपन ने IRS-P1 से लेकर के P6 तक जो है सैटेलाइट्स छोड़े हैं, और वो भी भारत ने खुद छोड़े हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद में इसमें कुछ प्रैक्टिकल उपग्रह भी थे, यानी प्रायोगिक उपग्रह, जिन्हें अपन ने केवल प्रैक्टिकल के लिए यूज लिया था, ऊपर छोड़ा नहीं था पूरा, जस्ट एक प्रैक्टिकल करते हैं ना अपने, वो था, वास्तविकता में नहीं। ठीक है, जस्ट चेकिंग कह सकते हैं। तो वो थे भास्कर 1 और भास्कर 2 सैटेलाइट। ठीक है, और वर्तमान में अगर बात की जाए तो 13 प्रचालनरत उपग्रह है। प्रचालनरत उपग्रह का मतलब है कि आपका जो है वर्तमान में 13 ऐसे उपग्रह हैं जो प्रचलन में आ रहे हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि अंतरिक्ष के अंदर जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं वो भारत की तरफ से अभी जो छोड़े गए हैं वो 13 है। मतलब 13 जो है छोड़े गए, उनमें से अभी भी प्रचलन में है या कंटिन्यूअसली यूज हो रहे हैं। कौन कौन से, जैसे कि रिसोर्स सेट फर्स्ट, सेकंड और सेकंड ए, फिर है कार्टोसेट फर्स्ट, सेकंड, सेकंड ए, सेकंड बी, फिर है रीसेट 1 और 2, फिर है ओशन सेट सेकंड, फिर है मेगाट्रॉपिक्स, फिर है स्कैट सेट, और वह उसके साथ में है सरल। तो ये टोटल जो है अभी 13 ऐसे आपके उपग्रह हैं जो चलन में है अभी। तो आपसे अगर इनमें से कोई पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, तो आप इसमें से नाम बता सकें। और हो सकता है पूछ लिया जाए डायरेक्ट ही कि प्रचलन में कौन सा है, तो आप नाम बता सकें। और ये सभी के सभी जो है आपके ध्रुवीय सूर्य समकालीन जो कक्षा है, जियो सन सेंट्रिक क्लास जो है, उसके अंदर इसे अपन ने स्थापित किया हुआ है। तो प्राय आपके वर्तमान में 13 है। कौन कौन से हैं, रिसोर्स सेट फर्स्ट, सेकंड, सेकंड ए, कार्टो सेट फर्स्ट ए, फर्स्ट सेकंड, सेकंड बी, सेकंड ए, और रिसेट 1 और 2, ओशन सेट 2, मेगा ट्रॉपिक्स, स्कैट सेट और सरल, ये सभी ध्रुवीय सूर्य समकालीन कक्षा में स्थापित है। अब इन एक एक सैटेलाइट के बारे में भी अपन जानेंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर ये जो है एक अलग ही ट्रेंड है। आप अगर यूपीएससी वगैरह का एग्जाम दोगे तो वहाँ करंट अफेयर्स पूरा का पूरा आपके जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो पूरा का पूरा करंट बेस पूछा जाता है, यानी कि जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसी के बेस पर। लेकिन राजस्थान में एक अलग ही है, राजस्थान वाले ये भी पूछ लेते हैं पहला कौन सा सैटेलाइट छोड़ा बताओ, पहला कौन सा प्रक्षेपण यान था ये बता दो। अभी जो लास्ट ईयर आप आरएएस मेंस का पेपर देखेंगे तो उसमें सीधा सीधा पूछ लिया पीएसएलवी और जीएसएलवी में अंतर बताइए। तो अब पीएसएलवी जीएसएलवी के बारे में लोग पढ़ते ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वो करंट बेस पूछते हैं कुछ। तो अपने राजस्थान के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और यूट्यूब पर जो है आपको इतना डिटेल में और राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नहीं पढ़ा रहा, वो सब आपको जो है इंडिया के लेवल से, आप ये कह सकते हैं यूपीएससी के अंदर जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से पढ़ाते हैं। तो वो आपके लिए फिर कहीं ना कहीं जो है एग्जाम में घाटा हो सकता है। इसके बाद में रिसोर्स सेट सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं। तो ये संसाधनों की जानकारी हेतु होते हैं। क्यों, रिसोर्सेज का मतलब ही क्या है, संसाधन। या आप कहते हैं ना, जैसे कि आपने बुक के लिए कौन से रिसोर्स यूज किए थे, आपने आरएस बनने के लिए कौन से रिसोर्स यूज किए, तो आरएस बनने के लिए आपने कौन कौन सी बुकें यूज करी, यानी कौन कौन सी बुक के संसाधन यूज किए। वैसे ही रिसोर्स सेट का मतलब है कि संसाधनों की जानकारी पता लगाने के लिए। अब जो आपका ये रिसोर्स सेट सेकंड ए है, ये अभी आपके 7 दिसंबर 2016 को छोड़ा गया था, जो कि SDSC सार श्रीहरिकोटा से, यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है अपना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, सार जिसे अपन शॉर्ट में कहते हैं, या जो वहां का पर्टिकुलर प्लेस है उसे भी अपन सार भी कहते हैं। और सार इसलिए कहते हैं क्योंकि SHAR, और इसका मतलब है स्पेस हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, या ऐसा कुछ इसकी फुल फॉर्म है, जो आगे भी आगे बता दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, तो वो श्रीहरिकोटा के अंदर स्थित है, और वहीं से जो है अपन इसको सैटेलाइट को छोड़ते हैं। भारत के अंदर जनरली श्रीहरिकोटा से जो है एक ही ऐसी अभी तक की सेट जो है जगह है जहाँ से ये छोड़े जाते हैं।
अभी हाल में दूसरी जगह और तैयार की जा रही है। और ये सभी जगह जो है अभी आगे सबको बताऊंगा मैं वैसे पूरी डिटेल में, कि ये सभी आप देखेंगे तो ये जो नीचे वाला साउथ का एरिया है, उसी में जो ये समुद्र वाले एरिया है यहीं से जोड़े जाते हैं, ताकि ये जब वापस आए तो ये समुद्र में ही गिर जाए, तो भारत को या भारत के किसी भी राज्य को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। ओशन सेट क्या है? अब ओशियन का मतलब क्या होता है? समुद्र। तो समुद्री संसाधनों की अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए अपन ने ओशन सेट सैटेलाइट्स छोड़े गए हैं। इसके बाद में कार्टोसेट, तो कार्टोसेट जो है वो मानचित्रीकरण और अर्थ इमेजिंग के लिए किए गए हैं। अर्थ इमेजिंग मतलब अर्थ की जो अलग अलग इमेजेस प्राप्त करने के लिए। रिसेट जो है वो पृथ्वी के प्रतिबिंब लेने हेतु। और मेगाट्रॉपिक्स है, अब मेगा यानी बादल होता है, सभी को पता है। तो ये जो है मेगाट्रॉपिक्स, ये जल चक्र और ऊर्जा विनिमय के अध्ययन के लिए छोड़े गए हैं। भारत फ्रांस का जो संयुक्त उपग्रह है ये, ठीक है, ये जो मेगाट्रॉपिक्स है ये भारत और फ्रांस का मिक्स उपग्रह है। और ये किस लिए जोड़ा गया है? तो जल चक्र और जो ऊर्जा विनिमय का पूरा अध्ययन करना है उसके लिए। भारत की तरफ से तो इसरो है, और फ्रांस का जो है वो है CNES, ठीक है, CNES है। उसका उद्देश्य क्या है? तो संवहनी जो प्रणाली है उसके जीवन चक्र को समझना है। किसके माध्यम से? मेगाट्रॉपिक्स के माध्यम से। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका सैटेलाइट है वो है सरल, जिसे अपन कहते हैं सैटेलाइट्स विद आर्गोस एंड एल्टिका। कौन सा? सैटेलाइट्स विद आर्गोस एंड एल्टिका, ठीक है। ये भी समुद्र विज्ञान के अध्ययन के लिए ही छोड़ा गया है, और ये भी भारत और फ्रांस का ही संयुक्त मिशन है। भारत की तरफ से इसरो और फ्रांस की तरफ से CNES, ठीक है। तो भारत की तरफ से कौन रहता है? हमेशा इसरो रहेगा जब भी अंतरिक्ष का कोई भी काम होगा तो, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद में आता है मैटसेट। और ये जो मैटसेट सैटेलाइट है इसी का नाम जो है अभी कल्पना वन भी मिलता है, इसका ये नाम चेंज कर दिया गया है और अब इसका नाम कल्पना वन रखा गया है। और ये जो मैटसेट है वो मौसम की जानकारी के लिए रखा गया है। तो जो अभी आपके ये जो बिपरजॉय आया राजस्थान के अंदर, और इसकी जो पूरी जानकारी दी जा रही थी आपको, अलग अलग जिलों को कहीं ऑरेंज एरिया में डाले जा रहे थे, किसी को येलो एरिया में डाल रहे थे, किसी को रेड जोन में डाल रहे थे। तो जो ये अलग अलग आपके जो पूरी जानकारियां मिल रही थी पहले से कि इस जिले में इतनी बारिश हो सकती है, ये तूफान आ सकता है, वो किसने बताया था? तो इसी प्रकार का जो ये मैटसेट सैटेलाइट है जिसे अपन कल्पना वन कह रहे हैं, जो मौसम संबंधी जानकारी देते हैं, ऐसा ही सैटेलाइट जो है हमें ये जानकारी देता है। और ये भू स्थिर कक्षा में प्रक्षेपित सुदूर संवेदी उपग्रह है। और इसको याद भी रखना, इस पर स्टार्ट क्यों है? क्योंकि जनरली जो है मैंने आपको बताया था ये निम्न भू कक्षा में स्थापित किए जाते हैं, लेकिन जो मैटसेट है या जो कल्पना फर्स्ट ऐसा एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जिसे अपन ने भू स्थिर कक्षा के अंदर प्रक्षेपित किया है, और मौसम की जो जानकारी है उसके लिए इसे प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट समझ में आया होगा। तो उपग्रह के कितने भाग बताए हैं मैंने? 4 भाग बताए हैं। सुदूर संवेदी उपग्रह, संचार उपग्रह, नौवहन उपग्रह और अंतरिक्ष अनुसंधान। फिर सुदूर संवेदी उपग्रह के अंतर्गत मैंने बता दिया, जब आप किसी वस्तु से भौतिक संपर्क में आए बिना ही सूचना प्राप्त करते हैं तो उसे सुदूर संवेदन कहते हैं। और सुदूर संवेदन के लिए जो सैटेलाइट्स उपयोग में लाए जा रहे हैं उनको सुदूर संवेदी उपग्रह कहते हैं। ये निम्न भूकक्षा में स्थापित किए जाते हैं। 90 से 128 मिनट इनका आवर्त काल होता है, ठीक है, मतलब एक चक्र लगाने का टाइम। और इन उपग्रहों में विभिन्न प्रकार के कैमरे और आपकी सेंसर्स लगे होते हैं जो सूक्ष्म तरंगों, अवरक्त तरंगों, दृश्य तरंगों का प्रयोग करते हुए हमें जो है सूचना देते हैं। इसमें ओशन कैमरा हो सकता है, पेन क्रोमेटिक हो सकता है, वाइड फील्ड हो सकता है, एलाइन इमेजिंग हो सकता है, ठीक है। भारत का पहला सुदूर संवेदी उपग्रह कौन सा है? तो IRS फर्स्ट है, जिसे 1988 में USSR की मदद से प्रक्षेपित किया। IRS की फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन रिमोट सेंसिंग। और विकास की इसके 3 पीढ़ियां मानी गई है। पहली पीढ़ी जो 1988 से 1991 जो पहला छोड़ा गया था IRS 1A, वो 1988 में। फिर सेकंड IRS 1B जो 1991 के अंदर। और इस पीढ़ी में लिस्क कैमरे थे। दूसरी पीढ़ी जो IRS 1C 1D 1E जो कि 1993 से लेकर के 1995 तक छोड़े गए थे। IRS 1D एकमात्र ऐसा सैटेलाइट है, मतलब ऐसा एक पहला सैटेलाइट था जिसे भारत के खुद के द्वारा और खुद का प्रक्षेपण यान यूज करते हुए स्वदेशी ध्रुवीय उपग्रह PSLV को यूज करते हुए प्रक्षेपित किया था। इसमें कैमरा कौन सा था? पेन क्रोमैटिक। और तीसरा है तो वो IRS P1 से लेकर के P6 तक, जो 1996 से वर्तमान तक चली आ रही पीढ़ी है।
प्रायोगिक उपग्रह थे आपके भास्कर 1, भास्कर 2, 13 अभी वर्तमान में चलन में है, जिसमें रिसोर्स सेट जो संसाधनों की जानकारी देता है, ओशन सेट जो समुद्र की जानकारी देता है, कार्टोसेट जो मानचित्रीकरण और अर्थ इमेजिंग के लिए, रीसेट जो पृथ्वी में बनाता है, मेगाट्रॉपिक्स जो जल चक्र और ऊर्जा विनिमय के अध्ययन के लिए भारत और फ्रांस का संयुक्त उपग्रह है। इसके बाद में सरल, जिसकी फुल फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी है, कई बार पूछी गई है, सैटेलाइट विद आर्गोस एंड एल्टिका जो समुद्र विज्ञान के अध्ययन के लिए ही जोड़ा गया है, लेकिन भारत और फ्रांस का मिक्स है। जो इससे पहले ओशन सेट था वो भारत के अकेले का है। इसके बाद में मैट सेट या कल्पना फर्स्ट जो ऐसा एक उपग्रह है या ऐसा सुदूर संवेदी उपग्रह है जिसे भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया गया है और ये मौसम की जानकारी के लिए छोड़ा गया था। ठीक है, तो ये थे आपके रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इसके बारे में आपको मैंने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है। ठीक, अब आगे पढ़ेंगे अपन संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के बारे में, और आपको जो है इसके बारे में भी, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के बारे में भी इसी प्रकार से पूरा विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। आपको क्लास कैसी लगी प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी लॉन्ग क्लास आए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और इसी प्रकार से आधे घंटे 45 मिनट तक की क्लासें आए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। और कोई भी विद्यार्थी अगर किसी स्पेसिफिक कोर्स के अंदर आपको जो है एडमिशन लेना है तो उसका ऐप लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से एलडीसी और लैब असिस्टेंट के लिए ज्वाइन हो सकते हैं। हाँ, अब और बहुत जल्द हम जूनियर अकाउंटेंट और आरएएस के लिए साइंस और मैथ्स की क्लासेस अवेलेबल करवाएंगे। धन्यवाद।